Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and we are doing lecture 14, the revolt of 1857. Now, before this we have completed all the modern history of India right from beginning of Mughal Empire, and then we did Marathas, Bengal, Plassey, Awadh, all those wars, and we have also done with the governor generals right up to 1856, that is Lord Dalhousie, and I have given you introduction of Lord कैनिंग ऑल्सो. अब मैंने इससे पहले आपको ये सब कैनिंग तक पढ़ा दिया है. एंड इफ यू हैव नॉट सीन द लेक्चर्स अर्लियर, आई हाईली रिकमेंड कि ऊपर जो लिंक आ रहा है यहां पर आप क्लिक कीजिए. आई होप आपने एनोटेशंस ऑन कर ली हैं. एनोटेशंस क्या होता है, कैसे ऑन होता है, इसके लिए आप मेरी वेबसाइट देख सकते हैं फैंटास्टिक फंडा. मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि एनोटेशंस को कैसे ऑन किया जाए. यू कैन हैव अ लुक एट दैट वीडियो ऑल्सो. सो विल क्विकली मूव अहेड विद द टुडेज लेक्चर. बिगिनिंग ऑफ रिवोल्ट. तो लड़ाई शुरू कैसे हुई? लखनऊ प्रोक्लामेशन आया सबसे पहले. तो इसमें क्या हुआ? इट पिन पॉइंटेड दैट ब्रिटिश रूल हैज लेड टू सवियर कॉन्सिक्वेंसेज, दैट इज एंडेंजरिंग देयर रिलीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनर, लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो लखनऊ प्रोक्लामेशन से ये बात शुरू होती है यहां पर. इसी तरीके से आजमगढ़ प्रोक्लामेशन आता है. और फिर जो म्यूटनी होता है वर्ड, क्योंकि हम इसे रिवोल्ट ऑफ 1857 या कई लोग इसे म्यूटनी ऑफ 1857 कहते हैं. तो जो म्यूटनी वर्ड है इसका मतलब क्या है और रिवोल्ट का मीनिंग क्या होता है, पहले ये देखते हैं हम. म्यूटनी मींस इट इज द कलेक्टिव डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विद इन आर्म्ड फोर्सेस, राइट. आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एक चीज समझिए, म्यूटनी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर हो रही है यार, सारे लोग मानते नहीं है बात. दूसरी चीज, रिवोल्ट क्या होता है? इट मींस रेबेलियन ऑफ पीपल अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी एंड पावर. अगर हम सब लोग मिलके मोदी के अगेंस्ट या प्राइम मिनिस्टर पहले जो मनमोहन सिंह था उसके अगेंस्ट सब हो जाएं, ऑब्वियसली इलेक्शंस में नहीं, वैसे नॉर्मली रेबेलियन कर दें तो उसको रिवोल्ट कहेंगे. आर्मी कर दे तो उसको म्यूटनी कहेंगे. और आमतौर पे रिवोल्ट की जगह टर्म कई बार हम रेबेलियन भी यूज कर लेते होते हैं. ठीक है जी. तो दिस इज जस्ट अ बेसिक इंट्रो. अब रिवोल्ट शुरू करते हैं. लगभग 10 मई की दोपहर को ये शुरू हुआ था और 11 मई को ये रेड फोर्ट पर जाएंगे. ठीक है जी, राजघाट गेट की तरफ. 10 मई की आफ्टरनून को रिवोल्ट शुरू होता है मेरठ में. लेकिन मेरठ में इंसिडेंट्स होने से पहले कुछ चीजें हुई होती हैं इमीडिएटली पहले. वो क्या होती हैं? एक तो 19th नेटिव इन्फेंट्री होती है एट बहरामपुर विच रिफ्यूज टू यूज इनफील्ड राइफल. देखिए, दिस लेक्चर यू विल हैव टू बियर विद इट, विल बी वेरी फैक्चुअल. 1857 के रिवोल्ट के अंदर आपको कोई नहीं पूछने वाला बैठ के क्यों कैसे हो रहा है. वो ठीक है, वो क्वेश्चन आ सकता है. क्यों वाला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों हुआ. लेकिन कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन और ज्यादा नहीं बनता है. फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत बनता है, बहुत सारे, लॉट ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस ऑन दिस, एंड दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम एग्जाम. जितने नाम आएंगे, हाँ जी, आपको सारे मैक्सिमम नाम याद करने हैं. यू हैव टू रिमेंबर मैक्सिमम नेम्स टुडे. नाउ, before Meerut incident, one was 19th native infantry at Behrampur. It refused to use the Enfield rifle, right? Number 1. Number 2, 34th native infantry जो कि मंगल पांडे की थी, it fired at sergeant major of his regiment at Barakpur. दूसरा ये हो गया. तीसरा, 7th Audh regiment defied. तो 3 चीजें हुई हैं यहां पे. अब कुछ तीनों पता होनी चाहिए. 19 नेटिव बहरामपुर के अंदर, 34 थी जो बैरकपुर में, और 7 थी अवध यानी अवध. तो ये है मंगल पांडे जी जिनके नाम पर स्टैंप इशू रखी है. और फिर क्या होता है, दिस इज जफर, राइट, एंड दिस इज साइमन फ्रेजर. हम इनके बारे में बात करेंगे अभी. तो सिपॉयज जो मेरठ से चले एंड दे एंटर द राजघाट गेट ऑफ रेड फोर्ट एंड टू अपील टू बहादुर शाह 2 और बहादुर शाह जफर कि प्लीज यू बी आर लीडर. एंड वो बैठे आराम से कह रहे मेरा तो छोटा सा अंपायर हो गया, ये अचानक से लोग कहां से आ गए मेरे भक्त. वो परेशान हो गया. एक्चुअली में दे वांटेड अ लीडर, तो उसको बना दिया, सूली पे टांग दिया. एंड प्रोक्लेम, कहते आप आज से यू आर आर शहनशाह हिंदुस्तान. एंड फर्स्ट पर्सन जिसको रिवोल्ट ऑफ 1857 में मारा गया था, ही वाज साइमन फ्रेजर, दिस मैन. एंड ओवर हाफ ऑफ द कंपनी सिपॉय स्ट्रेंथ रिवोल्टेड. यू वोंट बिलीव, सिपॉय वर्ड इतना इंग्लैंड के अंदर बदनाम हो गया, इतना घबरा गए वो, वहां पर से डेरोगेटरी माना जाने लग गया था इंग्लैंड के अंदर, तो आयरलैंड में स्पेशली. खैर,
आगे चलते हैं। स्प्रेड ऑफ रेबेलियन अगर देखें कि ये रेबेलियन स्प्रेड कहां कहां और कैसे कैसे हो रहा है, देखिए मेनली जो ये है ये नदन पार्ट में रहा या सेंट्रल पार्ट में रहा, ठीक है जी। तो यहां तक हैदराबाद तक भी जाएगा, सॉरी नदन सेंट्रल पार्ट में रहा, वेस्टर्न इंडिया की तरफ ये रिवोल्ट रहा, ठीक है जी। लेकिन साउथ इंडिया में रिवोल्ट की बहुत ज्यादा ये सक्सेसफुल नहीं था। एंड ज्यादातर ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया के अंदर ये जो रीजन है यहां पर नहीं हुआ था, क्योंकि they were repeatedly rebelled earlier and not much in Punjab and Bengal, ठीक है जी। Madras remained loyal. Okay, just look at this map. I'll quickly show you few areas. See, first I'll show you the few areas which aided British, right? For example, the part of Kashmir, these people they aided Britishers, right? Then in Punjab, if you see Kapurthala, wo aided Britishers, Sultanate, this Patiala, it aided Britishers, and major part of Rajasthan, right? This major part of Rajasthan, main areas in this, for example, Bikaner, Bharatpur, and then Jaipur, Alwar, Sirohi. If you are from Rajasthan, you might be aware of these areas. Bundi, if you don't, then you should need to look at geography atlas of map of India, right? And then over here Hyderabad, right, this and this, all these people they are aiding Britishers, ठीक है जी। And now I'll show you some areas जो कि वो एरियाज हैं जहां पर असर हुआ था इस रेबेलियन का, ठीक है जी। वो देखते हैं आप कौन से जहां पर एक्चुअली में इसका असर हुआ, एंड दैट एरिया इज ए पार्ट ऑफ दिस ओवर हेयर। कुछ थोड़ा सा राजस्थान के इस पार्ट पर असर हुआ था। मेजर जो यूपी वाला पार्ट था यहां पे काफी बड़ा असर रहा, ठीक है जी। एंड राइट अप टू हियर दीज आर द मेजर एरियाज अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। आप चाहें एक पेपर में रफ सा मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर अब मैं ये तो कुछ ये वाले एरियाज हो गए, एंड देन देयर आर फ्यू एरियाज विच रिमेन न्यूट्रल, ठीक है जी। न्यूट्रल कौन से एरियाज रहते हैं, वो ये हल्का सा ये वाला एरिया भी न्यूट्रल रहता है। देन उसके बाद गुजरात का जो एरिया है ये मेनली न्यूट्रल रहता है। एंड देन इफ यू गो टू साउथ इंडिया ओवर हेयर, दिस मैसूर ओवर हेयर, एंड देन दिस त्रावणकोर ओवर हेयर, दिस रिमेन्स न्यूट्रल, ठीक है जी। और दिस होल मोस्ट ऑफ उड़ीसा, दिस एरिया इट ऑल्सो रिमेन न्यूट्रल टू द होल रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है जी। तो ये बस इतना ही मैं इसमें दिखाना चाहता था। अब आगे बात करते हैं, व्हाट सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे पूरे इंडिया में कैसे कैसे फैल रहा है। सबसे पहले दिल्ली की बात करेंगे। बहादुर शाह was the leader, right? But he was the leader in name only. The real person, and this is very important name, and the leader was Subedar Bakht Khan, who also got title of Sahib Alam Bahadur, and और लॉर्ड गवर्नर जनरल का टाइटल भी इनको दे दिया गया था, साहिब आलम बहादुर। तो ये कौन था, बख्त खान, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट नेम है यहाँ पे, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस नेम। एंड जीनत महल जो वाइफ थी बहादुर शाह की, एंड इसके दो बेटे थे, 3 बेटे थे मेरे ख्याल से, मेरे को पता नहीं कितने थे टोटल, लेकिन वन ऑफ हिज सन्स वाज जवान भक्त। इनको तो ब्रिटिश ने छोड़ दिया, लेकिन 2 बेटे ऐसे थे, एक तो मिर्जा अबू बकर, एक मिर्जा खिजर सुल्तान, ये इसके बहादुर शाह के बच्चे हैं ये, ठीक है जी। ये यहाँ पे तो what they do, they are captured by Captain Hudson at काबुली दरवाजा, और जहां फिर इसको आजकल खूनी दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है, इन दिल्ली। इनको यहां पर कैप्टन हडसन मार देता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर फॉर यू, कौन कौन लोग थे इसके, अबू बकर, मिर्जा अबू बकर और मिर्जा खिजर सुल्तान, राइट। अक्षय कुमार, अबू एंड खिजर, ठीक है। जस्ट आपको ये प्रीलिम के लिए याद करवा रहा हूं, मेंस के अंदर ये इतने नाम नहीं आपसे कोई पूछने वाला, लेकिन अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर तो मे बी आपको ये नाम लिखने पड़ेंगे, बट ऐसा होना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। नाउ वी मूव अहेड। जीनत महल को इसने ऑब्वियसली छोड़ दिया था यहाँ पे, इसने एक्चुअली राजा ने खुद रिक्वेस्ट की थी। सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, कानपुर के अंदर देखेंगे नाना साहेब जी, जिनका असली नाम धोंदूपंत भी है, ही वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा बाजीराव II। मराठास हिस्ट्री हम कर चुके हैं, डोंट आस्क मी हियर हु। नाना साहेब पॉलिटिकल जो प्रोपेगेंडा था इन इंग्लैंड, इट वाज कैरिड आउट बाय अजीमुल्लाह, ठीक है जी। नाना साहब ने भेजा था कि भाई तू जाके बात करके आ, ये गलत कर रहे हैं इंडिया में जो ब्रिटिशर्स हैं, लेकिन वहां पर अंग्रेज होते हैं, इट वाज स्टॉप्ड बाय यहाँ पे ब्रिटिशर्स देयर। तात्या टोपे, जिनका पूरा नाम रामचंद्र पांडुराम टोपे था, ठीक है जी, रामचंद्र पांडुराम टोपे। ही वॉज एक्सपर्ट ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर,
अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड, डू यू नो व्हाट इज अ गुरिल्ला वॉरफेयर? इसमें कोई गुरिल्ला नहीं होता भाई, गलती से भी इसको कंफ्यूज मत कर जाना, स्पेनिश वर्ड है। गुरिल्ला का मतलब होता है एक स्मॉल ग्रुप या कॉम्बिटेंट होता है जो कि मिलिट्री टैक्टिक्स यूज करते हैं। वो एम्बुश कर सकते हैं, हिट एंड रन कर सकते हैं, सैबोटेज, रेड, किसी भी तरीके छोटे छोटे ग्रुप बंट के मिलकर छुप के अटैक करते हैं। शिवाजी वॉज मास्टर ऑफ दिस गुरिल्ला वॉरफेयर, राइट नाउ। तात्या टोपे जो था, he was the guerrilla warfare expert and appointed as commander in chief and general of Nana Sahib, but he was betrayed here by मान सिंह। ठीक है जी, मान सिंह ने धोखा दिया था यहां पे। और जो कानपुर का सीज हुआ था यहां पे, उसको बीबीघर मैसेकर या सती चौड़ा घाट मैसेकर भी कहते हैं। बीबीघर मैसेकर के अंदर इंडियंस नहीं मारे गए थे, यूरोपियंस मारे गए थे, और इसीलिए यूरोपियंस अपने दुख के अंदर ऐसी वाली मूर्ति एक बनाएंगे। A memorial erected by the British after the mutiny of Bibighar Well. After India's independence, the statue was moved to the Memorial Church, Kavanpur. Right जी, ये मेमोरियल ब्रिटिशर्स ने बनाया था। Now, British had entered a promise with नाना साहेब कि जी हम आपको ब्रिटिश नाना साहब कहते हैं कि ठीक है मैं आपके साथ हूं, लेकिन बाद में नाना साहब डिक्लेयर कर देते हैं जब वो अंदर पहुंच जाते हैं जहां ब्रिटिशर्स रुके होते हैं। नाना साहब डिक्लेयर्स दैट नो, आई एम विद द रेबल्स, हु आर यू? एंड ही मेड ब्रिटिशर्स सरेंडर ऑन द प्रॉमिस ऑफ सेफ पैसेज टू इलाहाबाद। भी मुझे इलाहाबाद जाने दो फिर, ठीक है जी। और कानपुर के अंदर, इसके अंदर 200 से ज्यादा यूरोपियंस मारे जाते हैं बीबीघर मैसेकर के अंदर, ठीक है जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं इंडियंस तो हजारों में मारे जाते हैं। अंग्रेजों को रोना भी, तो इन्होंने हर चीज का रोना भी रोया ज्यादा। नोवेयर इन कंपैरिजन, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा 200 को मारना, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने इतने लोग मार दिए थे हमारे इंडिया के। 200, ये शायद 200,000 मार दिए होंगे हमारे। सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे थोड़ी और। लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल बहुत इंपॉर्टेंट है। शी वॉज, आपको याद है हमने पढ़ा था नवाब वाजिद अली शाह के बारे में, कैसे उनको निकाल के अवध का जो राजा उसको फेंक दिया गया था, है ना, उसको निकाल दिया गया था। तो बेगम ही उनकी वाइफ है। और इसका इन्होंने क्या किया, इनका जो बेटा था बिरजिस कदरी, उसको नवाब बना दिया। एंड इनको यहां पर जो जिसने हेल्प की थी वो थे महाराजा बाल कृष्ण एंड जिया लाल, ठीक है जी, कृष्ण एंड जिया। और इन्होंने क्या किया था, बेगम हजरत महल की मदद की थी कि बिरजिस कदरी को राजा बनाया जाए। एंड ऑब्वियसली इसके वहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों ऑफिसर्स होते थे, ठीक है जी। अनदर प्रूफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। फिर फैजाबाद की बात करें, अब देखो ये भी पेपर में क्वेश्चन आया था कि 1857 के रिवोल्ट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी कि नहीं। भैया हिंदू एंड मुस्लिम्स वर फाइटिंग विद लाइक ब्रदर्स इन आर्म्स, ठीक है ना, भाई भाई बनकर लड़ रहे थे हिंदू मुस्लिम एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ। फैजाबाद के अंदर देखेंगे मौलवी अहमदुल्ला, जिनको डंका के नाम से भी जाना जाता है, वो यहां पर लीडर थे। और इन्होंने सर हेनरी लॉरेंस को हरा दिया था एट इस्लामगंज एट अ प्लेस नियर चिन्हट, ठीक है जी, बैटल ऑफ चिन्हट भी कहते हैं इस जगह को। फिर बरेली की बात करेंगे, खान बहादुर खान हु इज द डिसेंडेंट ऑफ द रोहिल्लक खान, हफीज रहमत खान जी का डिसेंडेंट था। मेरे उनका ग्रैंड सन था शायद, ये पता नहीं, ग्रैंड सन नहीं होगा, आगे होगा। ही वॉज ऑल्सो ऑन ब्रिटिश पेंशन। तो इन्होंने भी बरेली के अंदर ही वॉज द मेन लीडर, ठीक है जी। आपको मिरानपुर करता की लड़ाई याद है, वहां पर ये नाम आया था, मिरानपुर करता, बैटल ऑफ मिरानपुर करता, यू शुड रिमेंबर दिस नेम। देन जगदीशपुर बिहार के अंदर कुंवर सिंह जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जमींदार थे वहां पे, यहाँ आरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक्चुअली आरा के अंदर था, ठीक है जी। ये हो रहा वहां पे ही। ये ना ऐसे नाम पूछ लेते हैं, मैच द फॉलोइंग पूछ लेते हैं पेपर में, कौन कहां पर लीडर था। तो आपको ये नाम, पॉज कीजिए वीडियो, रट्टा मारिए यहां पर नाम का, आगे चलिए, ठीक है जी। अगर हम नोट्स बना रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं बना रहे तो यू कैन जस्ट सी द वीडियो। आई वुड सजेस्ट कि कुछ जरूरत ही नहीं है नोट्स बनाने की, सारा फोकस समझने पर करो। एक बार लेक्चर को सुन लिया, दोबारा से लेक्चर पर आओ, अब इसको रट्टा मारने की कोशिश करो, दैट्स इट, इट विल बी योर्स, ठीक है जी। पहली एक बार सुनो समझने के लिए, दूसरी बार सुनो रट्टा मारने के लिए, दो बार सुनेंगे एंड लेक्चर वुड बी योर्स। झांसी के अंदर है जी खूब लड़ी, ये तो रानी लक्ष्मीबाई आती हैं और दामोदर राव इनका बेटा था, अडॉप्टेड सन था भाई, जिसके अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स उसने माना नहीं, डलहौजी ने, कहता मैं नहीं मानता, ये नहीं बन सकता, ये राजा नहीं बन सकता। So there is Rani Lakshmibai had to fight against the Britisher. Husband was late Gangadhar Rao and father was Moropan Tambe and her original name was Manu. It's not Mani, it's Manu. So I'm sorry for the mistake here. Manu और मनु कर्णिका and she met तात्या टोपे at कल्पी। अब ये कल्पी कहां पर आता है जी? कल्पी झांसी और कानपुर के बीच में जगह है, जस्ट इन केस यू डोंट नो दिस प्लेस। झांसी
और ये इस तरफ कानपुर, इन दोनों के बीच में कल्पी। ठीक है जी। नाउ जनरल ह्यू ग्रोस कमेंटेड ऑन हेयरले द वुमेन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स। आईएनए की जो फर्स्ट फीमेल रेजिमेंट थी, ठीक है जी, वाज नेम्ड आफ्टर हर एंड महाश्वेता देवी रोट अ बुक ऑन हर। इसका नाम था झांसी रानी, बांग्ला में है, और या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कहेंगे क्वीन ऑफ झांसी। झांसी की रानी में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, देयर इज नो नीड टू गो इन मोर डिटेल हियर। पंजाब में मोर सिंह का जी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। ही वॉज अ वेटरन ऑफ खालसा आर्मी एंड ही ओपनली डिक्लेयर्ड वी आर विद जाफर एंड दे वर अगेंस्ट ब्रिटिशर एंड मुगल खालसा राज वाज एस्टैब्लिश्ड एट रोपड़। इन्होंने यहां तक भी कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ लड़ने में पंजाब का रोल भी इंपॉर्टेंट रहा यहां पे। लेकिन रिमेंबर, पटियाला, कपूरथला, ये सारे दे वेंट अगेंस्ट, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ मुगल यहां पे एम्पायर। फिर उसके बाद आता है फैजाबाद। डंका सिंह या डंका शाह यहां पर था। ही ऑल्सो डिफीटेड हेनरी लॉरेंस। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया यहां पे। बड़ूत की बात करेंगे। अगर आप मेरठ जाएंगे, मेरठ के आगे ये है दिल्ली, दिल्ली से आगे मेरठ, और मेरठ से आगे बड़ूत। ठीक है, दिल्ली, मेरठ, बड़ूत, ऐसे हैं ये डी। तो बड़ूत वहां पर एक एरिया है। अब क्या होता है कि शाहमल जाट यहां पर स्टाफ हॉल ऑफ जस्टिस बनाते हैं फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट्स अमंग द लोकल्स। साउथ इंडिया की बात करेंगे। कित्तूर यहां जगह है नियर बेलगांव, कर्नाटका। रानी चन्नम्मा सपोर्टेड बाय हर आर्मी चीफ संगोली रायना। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस नेम, एक तो रानी चन्नम्मा इज इंपॉर्टेंट यहां पे, दूसरा यहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कि जो इनका आर्मी चीफ था रानी चन्नम्मा का, जिसका नाम था संगोली रायना। ही वॉज द फादर ऑफ द गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स इन इंडिया, संगोली रायना, राइट। तमिलनाडु के अंदर मारडू ब्रदर्स इंपॉर्टेंट हैं। वीरा पांड्या कट्टाबोमन, ही वाज अ पॉलीगर। ये पॉलीगर क्या होते हैं? पॉलीगर इज अ फ्यूडल टाइटल फॉर क्लास ऑफ टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री चीफ्स अपॉइंटेड बाय नाइकर्स। नाइकर्स क्या करते थे? कुछ लोगों को अपॉइंट करते थे। ये फ्यूडल टाइटल होता था किस चीज के लिए? टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और ये मिलिट्री चीफ भी होते थे। ठीक है जी। वीरा पांड्या कट्टाबोमन, ये भी साउथ इंडिया का इंपॉर्टेंट यहां पे बंदा था, जो पॉलीगर था, जिसने रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्ट लिया। लेकिन मोर और लेस साउथ इंडिया के अंदर ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई, जैसे कि मैंने आपको मैप में भी दिखाया पहले। और फिर एक्शन क्या होता है? लॉर्ड कैनिंग जो होते हैं, ही टेलीग्राफ्स टू एल्फिंस्टोन कि भैया गड़बड़ होगी है, फौज भेजो जल्दी। और नेचर ऑफ रेबेलियन क्या होता है? सिविल रेबेलियन हैड ब्रॉड सोशल बेस। ठीक है जी। अब देखो किस किस ने इसके अंदर पार्ट लिया है। पेजेंट ने लिया, आर्टिसन ने लिया, प्रीस्ट ने लिया, शॉपकीपर ने लिया, सिविल सर्वेंट ने लिया, इन सबने पार्ट लिया इसके अंदर। ठीक है, चाहे वो किसान था, चाहे वो आर्टिसन था, चाहे वो एक प्रीस्ट था। ठीक है जी। नेचर ऑफ रेबेलियन है लीडरलेस, हर कोई अपना ही लड़ रहा है। Hence territorial struggle, feudal chiefs came ahead, क्योंकि वो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ने आ गए, rather than for India so many people were fighting for themselves. हिंदू एंड मुस्लिम रेबल्स दोनों लड़ रहे, देयर वाज नो कम्युनलिज्म। ठीक है जी, दे रिस्पेक्टेड ईच अदर सेंटीमेंट। कंपनी के अंदर सर्व करना प्रेस्टिजियस था, क्यों? उस टाइम पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती थी। अब ये अलग बात आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। आप मेरे से पूछेंगे ये सिपाहीज तो कंपनी के एम्प्लॉय थे, पैसे भी मिल रहे थे, कंपनी के साथ काम करना प्रेस्टिजियस भी था, then why were sepoys fighting? Why revolt? We'll answer this question here. Revolt because एक तो सबसे पहले रिलीजियस बिलीफ, मेरे को पता आप सबने यही सोचा है सिपॉइज वर, या फिर आपने सोचा होगा वो कि इनफील्ड राइफल्स वाला मुद्दा, वो आई विल आंसर दैट, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट इट। सिपॉइज वर मेनली फ्रॉम अपर कास्ट। अपर कास्ट में क्या होता था? अभी इस टाइम पे वो कह रहे हैं जी कि सी नहीं क्रॉस कर सकते, क्यों? बड़ा ये रिलीजन के खिलाफ है, क्योंकि कास्ट ही लूज हो जाती है। ठीक है ना जी, आपने हल्का सा भी कुछ कर दिया तो कास्ट लूज हो जाती है। मैं पीछे ना एक बुक पढ़ी थी, इसका नाम है कंतपुर। उस कंतपुर बुक के अंदर भी ना राजा राव एक ऑथर है, उसकी लिखी हुई है, एंड इट टॉक्स अबाउट दिस एरा ओनली। कास्टिज्म की बात की है उसने ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश टाइम्स, सॉरी ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। तो उसके अंदर भी टॉक्स अबाउट हाउ रिजिड द कास्ट बिलीव्स आर इन पीपल। ठीक है जी। खैर, तो अब क्या होता है कि क्रॉसिंग सी वॉज कंसिडर्ड। तो फर्स्ट इंस्टेंस क्या होता है सी क्रॉस करने का? जब 47th रेजिमेंट एट बैरकपुर इज सेंट टू बर्मा इन 1824। और दूसरी चीज सेम हैपेंड ड्यूरिंग अफगान वॉर 1842 में। तो समुद्र पार कर लिया जी, यहां तो नदी नहीं पार कर सकते, समुद्र पार करवा दिया इनसे। फिर कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, मिशनरीज काफी ओपनली और अग्रेसिवली यहां पर कन्वर्जेंस कर रहे थे। देखो, दिस वाज अलाउड बाय 1813 एक्ट, जो मिशनरीज का यहां आना था, एंड नंबर ऑफ नोबल्स एट इंक्रीज बाय 1833। और दोनों एक्ट्स के अंदर ये मैंने बात भी की, अगर आपको याद हो। फिर खबरें कुछ ऐसी आती थी, आटे में बोन डस्ट फिल्म मिला दी गई, ठीक है जी, हड्डियों का चूरा मिला दिया गया।
वेरी लो एमोलूमेंट्स एज कंपेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स, ठीक है जी, उनके कंपैरिजन में अगर देखते हैं हम। फिर सिपाही को सिर्फ 7 रुपीज पर मंथ मिलते थे। दे वर मेड टू फील सबऑर्डिनेट टू ब्रिटिश काउंटर पार्ट। अरे भैया, सिपाही की वर्दी तो चाहे अंग्रेजों की थी, जिस्म तो इंडियन था, उसका दिल तो, उसके अंदर जो मन, उसकी आत्मा थी वो तो इंडियन थी। तो कैसे वो छोड़ दे इंडियननेस, अपनी कॉन्शियसनेस स्टिल रिलेटेड टू रूरल पॉपुलेशन, इसलिए सिपाही ने हमला किया। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज कर दी, ब्रिटिशर्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, जब वो न्यू राइफल P1853 यानी कि इनफील्ड राइफल लेके आए, उसके ऊपर ग्रीस होती थी, बीफ और पोर की, गाय का मांस और सुअर के मांस की उसके अंदर होती थी। और अब इसलिए हिंदूज और मुस्लिम दोनों गुस्सा खा जाते हैं इस बात के ऊपर। अब होता कहता है, ये काम कैसे करती थी, हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे अब, क्योंकि सब लोग काफी डिटेल में जाने लग गए हैं, तो दिस इज वन टॉपिक आई फेल्ट नीडेड टू बी एड्रेस्ड इन लिटिल डिटेल, ठीक है जी। तो प्रिकशन लॉक राइफल होती थी, प्रोड्यूसिंग ब्रिटिश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एट इनफील्ड, एक जगह है लंदन के अंदर, वहां पर इसको प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है जी। 1853 से ब्रिटिश आर्मी इसको यूज कर रही थी और फिर इसको इंडिया में फिर भेज दिया गया। इसके अंदर क्या होता था, राइफलिंग करनी पड़ती थी, ऐसे ना उसका मसाला खोल के, पाउडर खोल के इसके अंदर डालना होता था गन में, और फिर फायर होती थी गन। ये देख रहे हैं, ये कर रहे हैं यहाँ पे, ये पेपर केस, ये पाउडर, ये बुलेट की ग्रीस को मुंह से खींचो, पाउडर बाहर आ जाएगा, पाउडर इसको गन में डाला जाएगा, एक डंडी लेकर उसके अंदर, उसको रैम रॉड कहते थे इसे, अंदर इसको धक्का इसको मारा जाएगा और राइफल बैरल के अंदर, और फिर पेपर डालो बच्चों, बस फिर मैकेनिज्म में क्या जाना, उससे फायर होता था। जो ये ज्यादा एक्यूरेसी आ गई इससे, और ज्यादा दूरी तक इससे आप फायर कर सकते थे, ठीक है जी। अब ब्रिटिशर इससे पहले जो राइफल यूज कर रहे थे वो थी बेस्मोथ बोर फ्लिंटलॉक मस्कट, इससे पहले मस्कट यूज हो रही थी, जो स्टैंडर्ड वेपन था, लेकिन अब यहां पर इनफील्ड राइफल आ गई, जो कि इनफील्ड एरिया है वहां पर प्रोड्यूस हो रही थी। फिर रिवोल्ट होने के कुछ और भी कारण है, नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम आ गया, हमें पता है, इससे औध में बड़ा चक्कर पड़ा। ब्रिटिशर्स का एक ही मकसद है, पैसे कमाना मैक्सिमम एफर्ट, मिनिमम एफर्ट से, एंड सेटलमेंट जल्दी जल्दी करते थे। एंड अगर आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो फिर तो आप पर टैक्स लगता है, लेकिन अगर आप ग्रास ही ग्रो हुई है फिर भी आप पर टैक्स लग रहा है, इवन इफ यू आर ग्रोइंग जस्ट द ग्रास एंड नॉट द क्रॉप, इवन देन यू आर बीइंग टैक्स्ड हेवीली। मिजरी फॉर आर्टिसंस एंड हैंडीक्राफ्ट्समैन, एज स्टेट्स वर अनेक्स्ड देन देयर पैटर्नेज वाज कट ऑफ, ठीक है जी। आर्टिसन तो तभी सर्वाइव करेगा ना, एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्री वाज मेड। Hindus and Muslims felt that through legislation their religion was being destroyed. They also thought it was favoring missionaries. Hindu and Muslims को यहाँ पर अपना रिस्क रहा, एक रिलीजन का रिस्क लोगों के अंदर जो फियर है वो बड़ा स्ट्रांग था, ये भी कारण था। अच्छा, सूखे पड़ गए जी, 12 फेमीन्स आ गई, सूखे मतलब भुखमरी फैल गई 1770 टू 1857, 12 फेमीन्स आ गए 80 साल में, 90 साल में लगभग, मतलब दिस इज अनइमेजिनेबल। ऑलमोस्ट हर 8 साल के बाद अगर फेमीन आने लग जाए तो क्या होगा देश का हाल। फिर लोअर लेवल ऑफ करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्ब्ड पीपल टू मच, और दूसरी बात लोअर लेवल पे करप्शन। थर्ड थिंग, जुडिशियल सिस्टम वाज वेरी कॉम्प्लेक्स। देन वेरी नेचर ऑफ फॉरेन, ऐसी मुगल्स वर नॉट फॉरेन, मुगल्स केम टू स्टे इन इंडिया एंड ब्रिटिशर्स डिड नॉट केम टू स्टे हियर, they came here because they just wanted money. And Britishers, unlike the previous conquerors, did not mix socially with people. They were elitist. मैंने एक नॉवल पढ़ा हुआ है, उसका नाम है पैसेज टू इंडिया, ठीक है जी। उस नॉवल के अंदर यही तो बात हो रखी है, दैट नॉवल, कि कैसे ब्रिटिशर्स थे अपने आप में एक एलिटिस्ट सोसाइटी मेंटेन करके रखते थे, ठीक है जी। वो भी ब्रिटिश एरा के साथ ही जुड़ा हुआ है जो वो नॉवल है। खैर, Britishers did not come to India to make their home. Their main motive was to encroach and send the money back to home. फिर ब्रिटिश रूल की जो इनविंसिबिलिटी थी was eroding now. अब सबको लगने लगा, अरे ये अंग्रेज तो हार रहे हैं, हम भी हरा सकते हैं इनको, या इनके लॉसेज हो रहे हैं अगर हार भी नहीं रहे। आप अफगान वॉर ले लो, अफगान वॉर में तो हमें पता ही है, पंजाब वॉर के अंदर अल्टीमेटली ब्रिटिशर जीत जाते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो हार्डिंज के टाइम पर हो रहा है, आपको ज्यादा अफगान वॉर भी ऑकलैंड के टाइम पर हुई, ऑकलैंड ने औखा कर दिया, मैंने आपको बताया था, और हार्डिंज को भी मैं कवर कर चुका हूं इस टाइम पे। अब 45 से 49 जो ये वॉर हो रही थी अफगान पंजाब वॉर, इसके अंदर क्या हो रहा था, देखिए लॉसेस बहुत हुए ब्रिटिशर्स को, इतना आसान नहीं था। फिर क्रीमियन वॉर चल रही थी उस तरफ 1854-56 के अंदर, उनके अंदर ब्रिटिशर्स को लॉसेस हुए। संथल रेबेलियन हुआ, इसके अंदर हम बात करेंगे वेरी सून, आई विल बी डूइंग अ लेक्चर ऑन ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश, तो उसके अंदर भी ये बड़ा हो गया चक्कर। जब लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अनेक्स किया 1856 के अंदर, इट वाज वाइडली रिजेंटेड। He also annexed many other states. We know this. अब इससे बाकी इंडियन रूलर में हो गया, अब मेरी बारी, अब क्या होगा, घबरा गए, everyone was worried. Now what happens? They refused to give pension to Nana Sahib.
which they were paying to Bajirao II, the last Peshwa, and forced him to leave Kanpur away from his seat in Pune. लोगों में तो गुस्सा है ना, हमारा राजा था, हमारा नाना साहेब जी, हमारे बाजीराव II जी, लेकिन these you are bloody Britishers. Lord Canning announced that after Bahadur Shah's death, Mughals would lose the title of king. Mughals will not call themselves emperors, they will be just the princes. लोग तो इमोशनली जुड़े हुए थे, हमारा राजा है बहादुर शाह जफर और आप वो एम्परर नहीं रहा, आप फॉरनर्स. दे अबॉलिश सती सिस्टम. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ दे अबॉलिश सती सिस्टम. विडो री मैरिज करेंगे जी, ठीक है जी, अच्छी बात. आजकल आप सोचेंगे इट्स वेरी गुड एंड वेरी नेचुरल थिंग टू हैपन, राइट. एंड दे ओपन वेस्टर्न एजुकेशन टू गर्ल्स, बट एंड इट वॉज अपोज्ड बाय राधा कान देव. एट दैट टाइम इंडियंस ऑल्सो अपोज्ड इट, बट this came a reason for revolt. Who are Britishers to interfere in our internal matter? If we have to improve, change our society, change our thought process, we'll do it on our own. Who are you? You are interfering and trying to change our religion? Indians got worried and thus became a reason for revolt. Military authorities forbade Indian sepoy to wear sectarian marks, beards and turban. ना आप दाढ़ी रख सकते हो, ना आप पगड़ी पहन सकते हो, और ना ही आप माथे पर कोई भी सेक्टेरियन मार्क, कोई टीका, कोई कुछ लगा कर रखना चाहते हो, कोई कड़ा पहनना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कुछ नहीं अलाउड. सिख गुस्सा खा गए, हिंदू गुस्सा खा गए, मुस्लिम गुस्सा खा गए. ये तो सबके सभी उसके अंदर इन्वॉल्व थे. तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने ये क्या कर दिया, यहां पे होना ही था रिवोल्ट. तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में मैं बता चुका हूं. नागपुर के अंदर तो सरेआम नीलामी हुई थी रॉयल बिलोंगिंग्स की. नागपुर के अंदर भी हुई. और जो ये झांसी की रानी थी, आपको इसकी आपने अगर पोएम पढ़ ली हो, खूब लड़ी मर्दानी वाली जो पोएम है इसकी, उसके अंदर भी आता है कि सरेआम कैसे नीलामी होती है, उसके बर्तनों तक की नीलामी होती, कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है ना. जेवरात उसके नीलाम होते हैं. तो टॉक अबाउट दैट, कितना क्रूअल रहा था, इतना उन्होंने अंग्रेजों ने तंग कर दिया था. जाफर का इल ट्रीटमेंट हुआ. देखो सिक्कों पर से एलन ब्रो ने हटा दिया आके, ठीक है जी, आप सिक्कों पर नहीं. अब पहले सिक्कों पर एम्परर की फोटो होती, वो हटा दी. इंडियंस दुखी. डलहौजी ने कहा अब रेड फोर्ट भी नहीं रहेंगे, मेहरौली से निकाल दिया. किसी ने सिक्कों से निकाल दिया, किसी ने घर से निकाल दिया. इंडियन का तो नॉस्टैल्जिया था कि हमारा था वो राजा. तो एंड कैनिंग ने तो ये भी अनाउंस कर दिया, जो मैंने बात आपको पहले बताया, कि अब आप एम्परर नहीं, आप प्रिंस ही रहोगे. अवध की एनेक्सेशन से सारे घबरा गए और क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटी बढ़ गई. नई एजुकेशन पॉलिसी आई, इसकी वजह से भी रिवोल्ट हो गया. कैसे? जब उन्होंने वो इंग्लिश में टीचिंग शुरू की, लोगों को लगा कि इट इज एन अटेम्प्ट टू कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी, तो वो घबरा गए लोग. तो इसलिए भी ये रिवोल्ट हो गया. अब सिपॉयज की तो पहले सेटिस्फैक्शन नहीं थी. कैसे? एक तो सिपॉय म्यूटनी हो चुकी थी 1764 में बंगाल में, हमने इसके बारे में बात की है. वेल्लोर म्यूटनी के बारे में हमने बात की है. बैरकपुर म्यूटनी हुई थी 1824 में, हमने सबके बारे में बात की है. 1844 के अंदर 7 बटालियन रिवोल्टेड ऑन भत्ता इशू. भत्ता क्या था? वो जो भत्ता मिलता था ना, 7 रुपए चलता मिलता था भत्ता इनको सिपॉइज को पर महीने की इनकी इनकम होती थी. दैट इनकम ऑफ पर मंथ ऑफ 7 रुपीज, दैट वाज नॉट बीइंग गिवन. एंड हाई डिससैटिस्फैक्शन दैट फ्रेडरिक हैलिडे, उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल, एंड आई टोल्ड यू वेयर दिस लेफ्टिनेंट गवर्नर पोस्ट कम्स इन 1853 एक्ट. प्लीज गो एंड रिवाइज इट. बंगाल आर्मी मोर और लेस always on the verge of revolt and certain to have mutinied at one time or another as soon as provocation might combine with opportunity. ठीक है जी. सर सैयद अहमद खान in his book The Causes of the Indian Mutiny, ये सर सैयद अहमद खान जी हैं, and the founder of the Mohammedan Anglo Oriental College and later the Aligarh Muslim University. इसके बारे में हम बात कर चुके हैं एक बारी, और भी करेंगे. He wrote one of the early critiques, The Causes of the Indian Mutiny 1859. क्या लिखा इन्होंने? Indians fell into the habit of thinking that all laws were passed with a view to degrade and ruin them and to deceive them and their compatriots of their religion. People rejoiced heartily at the idea of British rule being superseded by another. ये था इंडियंस का हाल. इंडियंस सोचते थे जो कानून आया है वो हमारे अगेंस्ट आया है, हमारा धर्म को भ्रष्ट करने, धर्म खत्म करने आया है. लोगों को गुस्सा रहने लग गया था. ये हुआ इस टाइम पे. इमीडिएट रीजन क्या थे? ये तो चलो सारे लॉन्ग टर्म, इतने मैंने आपको पिछले 100 सालों के कारण गिना दिए. इमीडिएट रीजन थे. एक तो उनको फॉरेन भत्ता नहीं मिलता था जब बाहर लेकर जाते थे, ठीक है जी. बुलेट्स वाला इशू था, एनफील्ड राइफल्स वाला जो था, एनफील्ड, एंड अवध की एनेक्सेशन का इशू था. ये 3 थे इमीडिएट कारण रिवोल्ट के होने के, ठीक है जी. अब बात चलते हैं आगे. व्हाट हैपेंड इन रिवोल्ट? ट्रेजरी लूट ली गई, प्लंडर्ड, बैरक्स को जला दिया गया, कोर्ट्स वर बर्न्ड. आफ्टर दिल्ली
A capture court of administrator was set up to conduct work in the name of emperor. In the name of emperor coins were struck, जो उसने मना कर दिए थे, and order in his name. ठीक है जी, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये पता होना चाहिए. आई जस्ट क्विकली, इफ यू वांट टू रिवाइज इट, आई जस्ट शो यू ओवर हियर कि किसने क्या किया था. आप ठीक है जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ सकता है. कॉइन्स में से नाम किसने हटाया था? एलन ब्रो ने. रेड फोर्ट से किसने निकाला था? डलहौजी ने. और फिर मुगल एम्परर का खिताब किसने छीना था? कैनिंग ने. ठीक है जी, एलन ब्रो, डलहौजी, कैनिंग. चलते हैं आगे. तो अब ये ऑर्गेनाइज था रिवोल्ट, प्लान्ड था, स्पॉन्टेनियस था, क्या था ये? कोई खास अकाउंट नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी मिलता कि, इसलिए बड़ा मुश्किल है कहना कि ये कैसा था. हमारी जो स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ 1857 के रिवोल्ट की खास तौर पे वो ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड पर बेस्ड है, क्योंकि रेबल्स ने तो कोई रिकॉर्ड बनाया नहीं था यहाँ पे. ब्रिटिशर्स ने अगर कोई भी उनकी फेवर में बात होती तो उसको लिखा नहीं. अब बड़ा बायस सा हमारे पास मैसेज पड़ा है वहां पे. The message was conveyed by circulation of chapatis and red lotus flowers. चपाती के अंदर मैसेज लिख के भेजते होते थे, प्रोपेगेंडा करते थे सन्यासी, फकीर और मदारी जा जाके. लेकिन बड़ी अनसर्टेनिटी इन चीजों को लेकर, कोई पक्का पक्का प्रूफ नहीं है कि ऐसा कुछ था, कि कोई प्लानिंग पक्की पक्की थी कि नहीं. ठीक है जी. फिर ये लड़ा कैसे गया जो ये रिवोल्ट था? सिपॉइज हैड नो आर्म्स एंड एमिनिशंस. फिर कैसे लड़ रहे थे? दे वर यूजिंग स्पाइक्स एंड स्वॉर्ड्स. भैया तलवारें और भाले लेकर लड़ रहे थे, और कुछ कुछ आर्म्स वो ब्रिटिशरों को मार के उनसे छीन लेते तो उससे लड़ते थे. ऐसे तो हम लड़े हैं. कोई सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, हर एक इंसान अपने आप अकेला ही लड़ रहा था एक किस्म से. हु डिडंट सपोर्ट? रेबल्स रिसीव्ड सिंपैथी बट नॉट सपोर्ट ऑफ ऑल. मर्चेंट्स, मर्चेंट की सपोर्ट क्यों नहीं हुई? अरे मर्चेंट, और खासतौर अगर बॉम्बे, कलकत्ता, मेड्रास के मर्चेंट देखेंगे, ये पैसे कैसे कमाते थे? दीज पीपल वुड अर्न मनी, दीज पीपल अर्न मनी through trade, and trade was dependent on British. अब ये क्यों लोग सपोर्ट करेंगे? ये होगी बात. इंटेलिजिशिया, इंटेलिजिशिया कहता है यू आर सुपरस्टिशियस, व्हाई शुड आई सपोर्ट यू, राइट? सुपरस्टिशियस ऑपोजिशन टू प्रोग्रेसिव सोशल मेजर्स. तो ये प्रॉब्लम आ गई. ठीक है ना. आप तो उसके यू आर सेइंग कि सती को अबॉलिश करना गलत है, मैं तो आपकी सपोर्ट नहीं करता, ऐसा इंटेलिजेंशिया कहने लग गया. इंडियन रूलर थे, दे वर डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश फॉर देयर रूल. ये भी अगली बात थी. ठीक है जी. अब आगे देखते तो बात करेंगे कि ये एंड ऑफ रिवोल्ट कैसे हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट डिडंट एम्ब्रेस द होल ऑफ कंट्री. इंडियन स्टेट्स एंड जमींदार्स, दे वर सेल्फिश एंड फियरफुल ऑफ द ब्रिटिश. ठीक है जी, ये हम बात कर चुके हैं. और यहाँ पर बहुत सारे ये लोग हैं, इनका आप नाम का रट्टा मार लीजिए, ये प्रलम में भी आ सकते हैं आपके पास, कि दीज आर द पीपल हु डिडंट सपोर्ट. तो सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर. ठीक है जी. सिंधिया ग्वालियर सुनील गावस्कर, सिंधिया ग्वालियर SG, होलकर ऑफ इंदौर HI, निजाम पता हैदराबाद के ही होंगे, राजा ऑफ जोधपुर, राजपूत लीडर, पटियाला, नाबा, जींद, मैं पहले बता चुका हूं, और भी जो छुटपुट आए हैं. And then Sikh leader, these are not the leaders of Khalsa, these are the leader who were put on throne by the British themselves, so obviously they would be loyal. And then you have Ranas of Nepal, they also supported Britishers. But there were certain people apart from these leaders who also didn't support. They were Zamindar section. Why? Because they were created by Britishers themselves only. That is the reason. ठीक है जी. आगे चलते हैं. अगर हम एंड ऑफ रिवोल्ट देखें, हमें लगा था कि वी विल विन. वी हैव ऑलरेडी ब्रिटिश आर सफरिंग लॉसेज एट अफगानिस्तान वॉर, बर्मा वॉर, and in Punjab they suffered so many losses, so they are weak, we thought so, but in reality we underestimated their strength. Blowing of Kashmiri Gate were Britishers and Sepoys were ill disciplined. कहाँ तो उनकी इतनी वेल ट्रेन्ड आर्मीज, और कहाँ हमारी आर्मी जो खुद अकेले के लिए भी लड़ने में मुश्किल हो रही है. And there was no alternative. Okay, fine, if we won the revolt of 1857, what next? No one knew. रानी झांसी, कुंवर सिंह बिहार, मौलवी अहमदुल्ला खान, also known as डंका, जिनके चिन्ह था, they were good leaders, but none among the rest served their army properly. कुछ लीडर्स अच्छे थे. देखिए उन्हीं के यहाँ पर नाम भी आए, रानी लक्ष्मीबाई ज़ेबर, बेगम हजरत महल, तांत्या टोपे, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, नाना साहेब, ये मेन लोग हैं. ये स्टैम्प इशूअर थी, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं ये. फिर बहादुर शाह एंड जीनत महल डिडंट हैव फेथ इन देयर सिपॉइज इवन. ये प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे. एंड दे वर नेगोशिएटेड विद ब्रिटिश फॉर देयर सेफ्टी. तालुकदार होते हैं इस टाइम पे, तालुकदार होते हैं बड़े बड़े जमींदार. तो लाइक मान सिंह हुआ था एक यहाँ पे, he changed his side so many times and he also cheated, we read about it. Now no political perspective of sepoys. Rebels were fighting to regain their lost privileges, right?
वो अपनी अपनी उसके लिए लड़ रहे थे, इंडिया के लिए नहीं। कोई बहुत सारे लोग लड़ रहे थे, ये भी एक प्रॉब्लम थी, कुछ लोग थे भी लड़ रहे। फर्स्ट टू फॉल वॉज दिल्ली। ओह, बहादुर शाह हुमायूं की टूम में छुप गया और उसको फिर वहां से और क्या हुआ, उसको रंगून भेज दिया, वहां जाके 1862 में उनकी डेथ हो गई। ये बहादुर शाह जफर देख लो साइड पे क्या कर रहा है, ठीक है जी। 1857 के अंदर रानी झांसी की डेथ हो गई 17 जून 1858 को। नाना साहेब नेपाल चले गए। तांत्या टोपे कैरिड ऑन वॉर टिल 1859 बट ही वाज बेट्रेड बाय अ जमींदार फ्रेंड एंड कैप्चर्ड व्हाइल asleep। ठीक है जी, तांत्या टोपे के साथ धोखा हो गया। फिर बाय 1859 कुंवर सिंह, बख्त खान, खान बहादुर खान और बरेली, राव साहब, मौलवी अहमदुल्ला सबकी डेथ हो चुकी है। बेगम ऑफ अवध नेपाल चली गई। ये बहादुर शाह जफर का आप हाल देख रहे हैं 1858 में, जस्ट आफ्टर हिज ट्रायल एंड बिफोर हिज डिपार्चर टू एग्जाइल। दिस इज वन ऑफ द रियल पिक्चर्स एंड रेयर पिक्चर्स ऑफ बहादुर शाह जफर। ये हाल देख लीजिए क्या हो गया इनका। इंपैक्ट क्या रहा रिवोल्ट का? फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्शियसनेस आई हमारे अंदर इंडिया एज अ नेशन की। बाय 1850 ब्रिटिश अथॉरिटी, बाय, ये गलत लिखा है, बाय 18 this is not by 1859 right 59 authority was reestablished fully। तो क्या हो गया कि हमारा जो रिवोल्ट था ये फेल हो गया, ये खत्म हो गया, कुछ भी नहीं हुआ इससे, है क्या हुआ? नहीं जी, इट वाज अ ग्लोरियस लैंडमार्क इन आवर हिस्ट्री। फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, पेव्ड द वे फॉर मॉडर्न नेशनल मूवमेंट। ठीक है जी, और लेफ्ट एन अनफॉरगेटेबल इंप्रेशन, हमारे मनों पर जो असर इसने छाप छोड़ी उसकी वजह से तो हम आगे जाके लड़ पाए ब्रिटिशर से। नेशनल मूवमेंट भी तभी तो चल पड़ी। एक लोकल ट्रेडिशन ही बन गया जी ब्रिटिशर्स को अपोज करने का, एक कल्चर आया ब्रिटिश को अपोज करने का इस रिवोल्ट की वजह से। जो ये था इससे एक पेरेनियल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की तरह हमें सर्व किया। जो हीरोज ऑफ रिवोल्ट थे, दे बिकेम हाउसहोल्ड नेम्स इन कंट्री, द नेम ऑफ द मेंशन ऑफ विच वाज फ्राउंड बाय ब्रिटिशर्स। जो भी इसका करेक्टर रहा हो रिवोल्ट का, आप इसको रिवोल्ट कहिए, म्यूटिनी कहिए, रेबेलियन कहिए, आप इसको रिलीजियस वजह से कहिए, सोशल या एडमिनिस्ट्रेशन या फ्यूडल कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन इट शुक द फाउंडेशन ऑफ द माइटी ब्रिटिश रूल एंड ऑल्सो लेड टू राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग इन पेपर। देखिए, इसको कम से कम वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए। दिस विल गिव यू लॉट ऑफ मार्क्स अगर आप इसको मेंस में लिखते हैं ऐसी बातों को। एंड में 2 क्वेश्चंस हैं, पॉज करके प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चंस। ये एक नेहरू की स्टेटमेंट है, एक आरसी मजूमदार की, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है मजूमदार की। इट वाज नाइदर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नॉर इट वाज नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नॉर इट वाज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। डू यू एग्री विद दिस व्यू? क्या ख्याल है आपका? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज द ईमेल एड्रेस जहां आप आंसर भेज सकते हैं, और आंसर आपको पता ही कैसे भेजने हैं। एंड सो आई विल जस्ट टेल यू अबाउट द नेक्स्ट लेक्चर व्हिच विल बी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन इंडिया, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का आया था उस टाइम पे, उसके बारे में बात करेंगे और कुछ छुटपुट और बातें करेंगे। एज आई सेड अर्लियर कि अभी थोड़ी देर गवर्नर जनरल्स पर पॉज लगा है, क्योंकि मुझे बहुत सारी आपको बीच में चीजें बतानी हैं, जैसे फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताना है, सिविल ट्राइबल पेजेंट मूवमेंट्स के बारे में बताना है, और सोशो इकोनॉमिक कल्चर रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन और फिर देखिए गवर्नर जनरल्स की भी बारी आएगी। ठीक है जी, गवर्नर जनरल सोशो इकोनॉमिक जो कल्चरल रिलीजियस है वो बाद में करेंगे बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको वो ओवरऑल पूरे एक ही लेक्चर में सारा इकट्ठा ही करवा दूंगा ताकि चीजें याद रह सकें। अगर तोड़ के करवाऊंगा तो वो याद नहीं रहेंगी। ठीक है जी, एंड प्लीज जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट आपसे, इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपकी फ्यूचर वीडियोस हैं आपके पास आती रहेंगी, आपको पता लगता रहेगा और अपडेट एडिशन आएगी आपके पास। एंड प्लीज लाइक आवर चैनल ऑन फेसबुक, वी आर ऑन देयर बाय नेम ऑफ फैंटास्टिक फंडास, and you can click like or dislike on this video, whatever you want to do. And again a request, because for modern India history series I'm not charging any money to any one of you, so why don't you at least एक share तो बनता है ना भाई। Request that give me 1 share, not even money, that will be enough for me, right? And you have any questions, comment, observations, sooner or later I will reply to them. So that is all, and thank you for watching.